ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल करा दी जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मौसम ख़राब होने की वजह से क्लास देर से चैनल पर आएगी। ये अपनी चौथी क्लास चल रही है कोशिका की, और कोशिका में अपन पढ़ चुके हैं कोशिका के सामान्य चीज़ों के बारे में, प्रकार पढ़ लिए थे कोशिका के, और सभी कोशिकांगों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। केवल 2 या 3 कोशिकांग रहे थे। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ये सब के बारे में अपन पिछली वीडियोस में देख चुके थे। अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ लिया था, गोल्जी काय भी पढ़ लिया था, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिका हो गई, राइबोसोम हो गया था। हाँ, तारक काय से चलेगा आज। कहाँ से चलेगा? तारक काय से। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की वीडियो में अपन कोशिका पूरी कर लेंगे, और जो कल पार्ट 5 आएगा उसमें अपन कोशिका विभाजन स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे? कोशिका विभाजन शुरू कर देंगे। तो अपन बात करते हैं तारक काय की। किसकी? तारक काय। इसकी खोज में ये दोनों वैज्ञानिक है ना अलग अलग हैं, और ऑप्शन में जो भी देखने को मिले आप उसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तारक काय की खोज विवाद स्वरूप है, विवाद का विषय है एक तरह। कई किताबों में खोज बॉवेरी लिखा है, कई किताबों में तारक काय की खोज वॉन वेंडेन ने लिखा है, वॉन वेंडेन। ठीक है, तो इस हिसाब से आप दोनों ही नाम याद रखेंगे। तारक काय की खोज बॉवेरी या वॉन वेंडेन ने की थी, या लगाकर याद कर लेना ताकि आपको पता रहे कि एक नहीं थी। इसे 9+2 संरचना कहते हैं। तारक काय को क्या कहते हैं? 9+2 संरचना भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना में यहाँ पर जो भ्राय होते हैं ना वो ऐसे 9 होते हैं, ऐसे 9 होते हैं, और बीच में एक केंद्रक होता है ऐसे 2 वाला। तो इसलिए इसकी संरचना को कैसे कहते हैं? आगे इसकी संरचना भी दी हुई है मैंने स्लाइड में। इसे 9+2 संरचना भी कहते हैं। इस अर्थात इस टाइमिंग की आकृति होती है, ये समझ लो आप। तो ऐसे 9 चक्र की तरह, और वो चक्र यानी कि बैलगाड़ी के पहिए जैसी आकृति होती है। इसी कारण तारक काय का दूसरा नाम है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहते हैं। तारक काय कार्य करता शुक्राणु में पूंछ का निर्माण करता है। तारक काय अगर आपसे पूछ ले शुक्राणु में जो अग्रपिंड होता है उसका निर्माण कौन करता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। शुक्राणु में अग्रपिंड या जिसे एक्रोसोम बोलते हो आप, उसका निर्माण करता है गोल्जी काय। और मध्य वाला भाग जिसमें क्या भरा रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है? अपने वीर्य को गति प्रदान करता है। और शुक्राणु में पूंछ का निर्माण आपकी तारक काय करता ही है। तार काय लिख रहा है, ये तारक काय है। तारक काय कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन के समय ये किसका निर्माण करता है? तारक काय आपकी तरकु तंतु का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन कैसे होता है? कोशिका विभाजन में जो सभी ये तो ध्रुव होते हैं, कोशिका में क्या होते हैं? ध्रुव होते हैं यहाँ पर। तो कोशिका विभाजन जब आरंभ होता है तो अपने गुणसूत्र इस अवस्था में आ जाते हैं, यहाँ पर बीच मध्य में आ जाते हैं गुणसूत्र। ये सभी पढ़ाऊंगा मैं, मध्य में कब आते हैं, किस अवस्था में आते हैं, ये कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये ध्रुव से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, ध्रुव से जुड़े हैं, एक जगह से जुड़ेंगे, तो इन्हें तरकु तंतु बोलते हैं। तो इनका निर्माण कौन करता है? तो इनका निर्माण तारक काय करता है। ये आपके गुणसूत्र हैं। क्या है? गुणसूत्र हैं। ये तरकु तंतु है, ये इन्हें पोल्स कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। अब इसके चित्र पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। दिख रहा है आपको 9+2। अब आप गिन सकते हैं, ये 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, और ये 2 है 1। और वैसे तो ये ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर में, पर ये 2 मान लीजिए आप। तो एक अंदर वाला भाग, ये बाहर वाला भाग। इसलिए इस संरचना को अपन ने 9+2 संरचना भी कहा था। क्या कहा था? 9+2 संरचना। अब इसको आप ऐसे ज्वाइंट करके देख लें, ये आपको पहिए जैसी संरचना दिखेगी। कैसी दिखेगी? पहिए जैसी संरचना दिखेगी। इसलिए इसे दूसरा अपन ने उपनाम दिया था कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। क्या दिया था? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहा था, यानी कि बैलगाड़ी के पहिए के समान आकृति बताई थी इसने। इसकी अपन ने। अब चलते हैं अगले पर। अगला जो है वो है केंद्रक अपना। क्या है? केंद्रक। केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। 1831 में आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी केंद्रक की खोज? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी आपको पता है? रॉबर्ट हुक ने की थी। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन ऑफ शेल। ब्रेन ऑफ शेल कहा जाता है आपके केंद्रक को। यही कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि यही संपूर्ण कोशिका को नियंत्रित करता रहता है, केंद्रक।
इसे फादर ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का पिता भी कहा जाता है केंद्रक को, फादर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल, दोनों नाम आप याद रखेंगे। केंद्रक के आसपास जो संरचनाएं होती हैं उन्हें गुणसूत्र कहते हैं तथा डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक में क्या उपस्थित रहता है? गुणसूत्र तथा डीएनए। डीएनए का ही एक भाग होता है आरएनए, आपने पढ़ा है आरएनए। यह डीएनए केंद्रक में भी उपस्थित रहता है। कहाँ भी उपस्थित रहता है? केंद्रक में भी, और केंद्रक के बाहर कोशिकांगों में भी, यानी कि कोशिकांग भी किस में रहते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म आप पूर्व की वीडियो में पढ़ चुके हो, जो कोशिका के भीतर भरा होता है द्रव, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसमें भी उपस्थित रहता है आरएनए की बात कर रहा हूँ मैं। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। यह केंद्रक के ऊपर पाई जाने वाली एक संरचना होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार चित्र से समझ सकते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? केंद्रक है। इसके यहाँ पर ऐसे गुणसूत्र रहते हैं, गुणसूत्रों में डीएनए समाये रहते हैं, ऊपर से ऐसे केंद्रिका रहती है ये। तो आप समझ गए, ये वाली संरचना है केंद्रिका, ये वाले हैं आपके गुणसूत्र, इनमें ही पाए जाते हैं डीएनए, और ये है आपके न्यूक्लियस केंद्रक। तो आप समझिए क्या क्या याद रखना है, ये पूरा महत्वपूर्ण है। 1831 में खोज रॉबर्ट ब्राउन। उपनाम सेल ऑफ ब्रेन यानी कि कोशिका मस्तिष्क, फादर ऑफ सेल। क्या क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र तथा डीएनए। केंद्रिका खोज फोंटाना ने की थी। गुणसूत्र पर चर्चा करते हैं। आप किस पर चर्चा करते हैं? गुणसूत्र पर चर्चा करते हैं। गुणसूत्र जिन्हें आप कहते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इनकी खोज 1875 में आपके स्टार्सबर्गर ने की थी। गुणसूत्र की खोज 1875 में स्टार्सबर्गर ने की थी, जबकि गुणसूत्रों का जो नाम दिया था, गुणसूत्र नाम सर्वप्रथम वोल्डेयर ने दिया था और 1881 में दिया था। कब दिया था? 1881 में वोल्डेयर ने। खोजकर्ता आपके स्टार्सबर्गर हो जाएंगे। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव की बात हो रही है यहाँ पर। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र, जो शरीर निर्माण का कार्य करते हैं, शरीर को विकसित करते हैं। दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र, जो आपके जनन अंगों का विकास करते हैं। 22 जोड़ी तो होते हैं कायिक गुणसूत्र। 23 जोड़ी का मतलब टोटल संख्या में कितनी? 46। और 22 जोड़ी का मतलब कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। 44 होते हैं 22 जोड़ी। और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं। मादा में होते हैं आपके XX और नर में होते हैं XY। गुणसूत्र मादा में कौन से होते हैं? XX। लिंग गुणसूत्रों की बात करिए, ये कौन से गुणसूत्र है? एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र है, और नर में XY होते हैं। अब बात कर लेते हैं डीएनए की। किसकी? डीएनए की। डीएनए, इनका पूरा नाम डीएनए का पूछा जाता है एग्जामों में, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल आपको याद रखना है। डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज वॉटसन तथा क्रिक ने 1953 में की थी। कब की थी? 1953 में की थी वॉटसन तथा क्रिक ने, डीएनए नाम के साथ ही। जबकि डीएनए की खोज पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उस समय डीएनए शब्द नहीं था। उस समय डीएनए के स्थान पर शब्द प्रयुक्त किया गया था आनुवांशिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ? आनुवांशिक पदार्थ प्रयोग किया गया था 1869 में। 1869 में। और ये शब्द की खोज आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए की खोज, और ये शब्द दिया था फ्रेडरिक मिशर ने। किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। आपको याद रखना है, यदि डीएनए की खोज में आपको डायरेक्ट फ्रेडरिक मिशर ऑप्शन में होगा, वॉटसन तथा क्रिक नहीं होगा, तो आप फ्रेडरिक मिशर करके आएंगे विवेचक। ठीक है। ऐसे तो डीएनए को पहले भी मेंडल तो इससे पहले के थे। मेंडल के प्रयोग तो 1856 से 1863 तक चले थे। तो मेंडल ने भी डीएनए के स्थान पर कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? कारक शब्द। उन्होंने फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। किसका? फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन ये जो डीएनए शब्द है, ये 1953 में वॉटसन तथा क्रिक ने इसकी खोज की थी। 1869 में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। अब डीएनए का पूरा डायग्राम देखते हैं, पूरे प्रकार देखते हैं। डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। पहला भाग होता है डीएनए का राइबोज शर्करा। दूसरा होता है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह का सूत्र जानते हो? PO4 3-। ये होता है आपके फॉस्फेट समूह। और एक होता है नाइट्रोजनी क्षार। अब इसमें से भी ये नाइट्रोजनी क्षार है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है pyrimidine। और प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है, एडेनिन गुआनिन। आप कैसे याद रख सकते हैं? प्यूरिन 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन होता है AG प्यूरिन यानी कि प्यारी। प्यूरिन से क्या याद रखेंगे? प्यारी। और प्यारी अपने पति को क्या बुलाती है? AG। क्या बुलाती है? AG। तो आप याद रखेंगे एडेनिन गुआनिन। प्यूरिन 2 प्रकार का है, एडेनिन गुआनिन। और
पिरिमिडिन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है पिरिमिडिन। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल होता है। एक बार फिर से देखेंगे। डीएनए 3, राइबोज शर्करा, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजनी क्षार। फिर नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार का, प्यूरिन, पिरिमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार का, एडेनिन, गुआनिन। फिर पिरिमिडिन 3 प्रकार का, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। अब ये भी आपस में बंध बनाते हैं, ये भी आपस में जुड़ते हैं। तो आपको याद रखना है AT, एडेनिन और थायमिन। आपके एडेनिन और थायमिन आपके हमेशा द्विबंध में जुड़ेंगे। किस में जुड़ेंगे? द्विबंध में जुड़ेंगे। और ये डीएनए की संरचना में पाए जाएंगे, मौजूद होंगे डीएनए की संरचना में, जो क्षार के रूप में रहेंगे। और आपके गुआनिन और साइटोसिन C और G हमेशा आपके ट्रिपल बॉन्ड में रहेंगे। किस में रहेंगे? त्रिबंध में रहेंगे। याद रखना, एडेनिन और थायमिन डबल बंध में, और गुआनिन और साइटोसिन ये रहेंगे आपके ट्रिपल बंध में। वैसे ये बंध होता कौन सा? ये होता है H बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधी होता है। ये कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंधी होता है। अब इनकी संरचना देखते हैं डीएनए की। डीएनए की संरचना ऐसी होती है, आपको नाम दिख रहे होंगे, ऐसी संरचना डीएनए की होती है। और ये हैं, ये डबल बंध में बंधे हुए हैं। यहाँ पर किस में बंधे हुए हैं? डबल बंध में। क्योंकि ये कौन कौन है? एडेनिन है और थायमिन है। कौन कौन है? एडेनिन और थायमिन है। एडेनिन और थायमिन जुड़े हुए हैं। और इसमें कौन है? आपके साइटोसिन और गुआनिन है। साइटोसिन और गुआनिन है। फॉस्फेट बैकबोन, इसका ही दूसरा नाम दिया था अपन ने यूरेसिल। क्या नाम दिया था? यूरेसिन। तो इसकी क्या बात है? पहली बात इसमें ही पूछ लिया जाता है, ये जो एक लूप होता है ये होता है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम का। कितना? याद रखना, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। सॉरी, ये तो 2 क्षारों के मध्य की दूरी हो गई। 2 क्षारों के मध्य की जो ये दूरी है ना, ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम की। और ये जो एक लूप है ये होता है आपके 34 एंगस्ट्रॉम का। 34 एंगस्ट्रॉम का। और इसका जो व्यास होता है, क्या व्यास? डीएनए का जो व्यास होता है वो होता है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम का। कितने का? 20 एंगस्ट्रॉम का आपको याद रखना है, 20 एंगस्ट्रॉम। चलते हैं आगे। आगे है RNA। RNA आज की क्लास शायद यहीं तक भी होने वाली है, RNA तक ही। RNA याद रखना है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। RNA डीएनए से किस प्रकार भिन्न है? डीएनए आपके केंद्रक में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में ही पाया जाता है। जबकि RNA केंद्रक के साथ साथ आपके कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। जैसे बात करें तो जो mRNA है आपका संदेशवाहक RNA, यह राइबोसोम के जरिए अंतःप्रद्रवी जालिका के खुरदरी भाग को प्रोटीन निर्माण के लिए संदेश देता है। ऐसे कार्य करता है RNA। यह 3 प्रकार का होता है RNA। एक तो होता है rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA, इसके बारे में इतना नहीं पूछा जाता है। इनके बारे में tRNA के बारे में जरूर कुछ एग्जाम में पूछा जा सकता है। tRNA जिसे आप ट्रांसफर RNA यानी कि स्थानांतरण राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हो। इसकी खोज होली ने की थी। इसकी संरचना पूछी जा चुकी है एक एग्जाम में कि tRNA की संरचना कैसी होती है, तो मेथी के पत्ते के समान होती है, जिसे आप बोल सकते हैं क्लोवर लीक स्ट्रक्चर। क्लोवर लीक स्ट्रक्चर। mRNA मैसेंजर RNA यानी कि संदेशवाहक RNA, संदेशवाहक RNA। तो आज की अपनी क्लास हो चुकी है समाप्त।